Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. Good evening, friends. My name is Vishal. I'm a faculty of law at Study IQ. आप सभी को स्वागत है आज के हमारे वीडियो सेशन में। आज की वीडियो में we will discuss an important topic of criminal law that is called as extortion. Students, आप में से जो कोई भी शौकीन है मूवीज देखने का, उसने कहीं ना कहीं मूवीज के अंदर एक शब्द का नाम तो जरूरी सुना होगा, वसूली करना, पैसे ऐंठना। जब मैं छोटा था तो मुझे तो एक्चुअली मूवीज देखने का बहुत शौक था। उस समय बिकॉज वी डिड नॉट हैव इंटरनेट सर्विसेज, तो हम सभी डिश टीवी पर डिपेंडेंट होते थे, और कभी कभी जो डिश टीवी भी सही से काम नहीं करता था तो वो डिपेंडेंट ऑन द नेशनल टीवी, जिसके अंदर हफ्ते में 1 या 2 मूवीज ही आती थी। तो जब मुझे मूवी देखने का शौक था और मैं बहुत मूवीज देखा करता था, तो जनरली मूवीज के अंदर एक शब्द आमतौर पर हम सुनते थे, वसूली करना। तो जो गैंगस्टर होते थे वो लोगों को डराकर धमकाकर किसी न किसी तरीके से उनसे पैसा वसूली करते थे, एक्सटॉर्ट करते थे। अब जनरली व्हाट इज एक्सटॉर्शन? लॉ ऑफ क्राइम के अंदर एक्सटॉर्शन का क्या मतलब होता है, और एक्सटॉर्शन के लिए क्या किसी को डराना धमकाना और फिर उस डरावे के आधार पर उस व्यक्ति से पैसा वसूल करना, क्या एक्सटॉर्शन के ऑफेंस प्रूव करने के लिए क्या यह जरूरी है, या फिर केवल किसी एक व्यक्ति को सिर्फ इस इंटेंशन से डराना ताकि वह डर कर आपको किसी ना किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या पैसा दे देगा? क्या सिर्फ डराने के कारण ही या डराना ही अपने आप में एक्सटॉर्शन का अपराध माना जा सकता है? जनरली सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में एक जजमेंट दी है। इस जजमेंट का नाम है MS बालाजी ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के अंदर जनरली सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रश्न आया। इस केस के फैक्ट्स बहुत ही सीधे साधे हैं। यूपी के अंदर एक व्यक्ति बीटल लीव्स का बिजनेस कर रहा था, और उसी के एरिया के अंदर, उसी के लोकेलिटी के अंदर उसका एक प्रतियोगी कॉम्पिटिटर आया जिसने बीटल लीव्स का धंधा शुरू किया। अब दोनों ही कॉम्पिटिटर्स एक ही लोकेलिटी में एक ही चीज का बिजनेस कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक ही मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक ही जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों में टकराव होने की चांसेस, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अब जब एक ही लोकेलिटी के अंदर 2 लोग एक ही प्रकार का बिजनेस कर रहे थे, तो एक दिन अक्यूज ने कंप्लेनेंट को किसी रास्ते के अंदर रोका। जब कंप्लेनेंट अपने घर की ओर जा रहा था शाम को, तो अक्यूज ने 3-4 लोगों के साथ मिलकर उसको रास्ते में रोका और उसको धमकाया कि अपना बिजनेस बंद कर दे। जब कंप्लेनेंट ने इस बात के लिए मना किया तो अक्यूज ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि हम आपका बिजनेस जबरदस्ती बंद ना करवाएं या आपको कोई नुकसान ना पहुंचाएं, तो आपको हमें 1 महीने का 5 लाख रुपए देना होगा। मतलब सीधा सीधा इस केस के अंदर कंप्लेनेंट को डराया कि अगर आप चाहते हो कि हम आपका बिजनेस बंद ना करवाएं और आपको नुकसान ना पहुंचाएं, तो आप हमें महीने का 5 लाख रुपए दीजिए। इस बात पर कंप्लेनेंट डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके एक्यूज को मना कर दिया कि मैं आपको 5 लाख रुपए नहीं दूंगा। इस बात से नाराज होकर एक्यूज ने अपने साथियों के साथ मिलकर कंप्लेनेंट को मारा पीटा। इसके पश्चात कंप्लेनेंट ने एफआईआर करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने, आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि देखा गया है कि पुलिस का ये इनिशियल रवैया रहता है कि पुलिस ऑफेंसेस की एफआईआर ही रजिस्टर नहीं करती है। उसके पीछे रीजन सीधा साधा ये होता है कि पुलिस अगर एफआईआर रजिस्टर करेगी तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी या क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी एज पर द सर्कमस्टांसेस। अब कई बार पुलिस नहीं चाहती कि वो इतनी मेहनत करे। अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो बीइंग एन एडवोकेट, पुलिस नहीं चाहती है कि इतनी मेहनत की जाए, इसलिए कई बार अगर उनको लगता है कि कोई छोटा मोटा ऑफेंस हुआ भी है तो वो एफआईआर ही रजिस्टर नहीं करते हैं। बिकॉज एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होगी तो लीगल प्रोसीडिंग शुरू नहीं होंगी, बिकॉज एफआईआर इज नथिंग बट अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो इस केस के अंदर भी पुलिस ने वही रवैया दिखाया और कंप्लेनेंट की
एफआईआर ही दर्ज नहीं की। मजबूर होकर कंप्लेनेंट को मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करनी पड़ी। इसके पश्चात मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स पर एफआईआर लिखी गई, केस की इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके पश्चात जो है वो मजिस्ट्रेट ने जब देखा कि इस केस के अंदर अक्यूज ने कंप्लेनेंट को डराया, धमकाया और उससे पैसे की मांग की है, तो इस आधार पर मजिस्ट्रेट साहब ने अक्यूज के खिलाफ सम्मन्स इशू कर दिए अंडर सेक्शन 387 ऑफ द आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 387 और बीएनएस का सेक्शन 308। अब जब अक्यूज के खिलाफ सम्मन्स इशू की गए, मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू की गई, तो अक्यूज ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अक्यूज ने हाई कोर्ट में जाकर एक गुहार लगाई कि मेरे खिलाफ कोई अपराध या कोई केस बनता ही नहीं है। हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर एक विचित्र सा ऑब्जर्वेशन दिया। हाई कोर्ट सेड कि इस केस के अंदर कंप्लेनेंट द्वारा अक्यूज को डराया गया, धमकाया गया और उससे पैसे की मांग की गई, लेकिन अक्यूज के डराने और धमकाने के पश्चात कंप्लेनेंट ने अक्यूज को कोई पैसा नहीं दिया। अक्यूज ने इस केस के अंदर, जैसे मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, अक्यूज ने कंप्लेनेंट को डराया, धमकाया और उससे पैसे की मांग की, लेकिन फिर भी कंप्लेनेंट ने अक्यूज को कोई पैसा नहीं दिया। तो हाई कोर्ट सेड जब इस केस के अंदर पैसा ही नहीं दिया गया, मतलब टेक्निकल भाषा में बताऊं तो पैसे की डिलीवरी ही नहीं हुई, किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी की डिलीवरी ही नहीं हुई, तो उस केस के अंदर एक्सटॉर्शन का अपराध बनता ही नहीं है, सिद्ध ही नहीं होता। तो इसीलिए हाई कोर्ट सेड कि इस केस के अंदर द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन कैन नॉट बी मेड आउट। इसलिए हाई कोर्ट बाय यूजिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन द एफआईआर। हाई कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया, रफा दफा कर दिया। हाई कोर्ट के इस रवैये के पश्चात कंप्लेनेंट सुप्रीम कोर्ट गया बाय फाइलिंग एन स्पेशली पिटीशन। हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ कंप्लेनेंट ने अपील की थ्रू एसएलपी 136 कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फिर अंत में एक जजमेंट दी। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि जब हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दी कि एक्सटॉर्शन के केस के लिए, एक्सटॉर्शन का अपराध साबित करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वो ये कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डराता है, धमकाता है, इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्टिव से कि डर के कारण वह व्यक्ति उस व्यक्ति को कोई पैसा, कोई बहुमूल्य सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कोई प्रॉपर्टी दे देगा, तब एक्सेशन होता है। तो मतलब पहला स्टेप है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, गलत उद्देश्य से डराता है, धमकाता है, और उसका उद्देश्य ये होता है कि डर के मारे दूसरा व्यक्ति जो है वो पहले व्यक्ति को पैसा दे देगा। तो हाईकोर्ट सेड कि दो चीजें चाहिए होती हैं, पहला एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग समवन, act of putting someone in fear, and second is on the grounds of that fear or because of that fear the person delivers the property। तो हाई कोर्ट सेड कि दो चीजें चाहिए होती हैं, तब दोनों पूरी होंगी तभी एक्सटॉर्शन का ऑफेंस जो है वो सिद्ध होगा। इसलिए इस केस के अंदर एक्सटॉर्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि कंप्लेनेंट को हालांकि डराया जरूर गया एक्यूज द्वारा, लेकिन कंप्लेनेंट ने कोई पैसा दिया नहीं। तो दैट्स व्हाई हाई कोर्ट सेड कि दिस इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। अब जनरली देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर हाई कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन, इस रवैये पर क्या टिप्पणी दी, क्या कमेंट्स दिए, और अंत में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो यही है, डज द कन्विक्शन अंडर द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन रिक्वायर्स एक्चुअल डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फियर। मतलब कि क्या अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एक्सटॉर्शन का ऑफेंस सिद्ध किया जाना है तो क्या जरूरी है कि यह सिद्ध किया जाए कि उस व्यक्ति के एक्ट के कारण सामने वाले व्यक्ति ने डर कर उसको कोई प्रॉपर्टी या पैसे डिलीवर किए। फॉर एग्जांपल ए ने फोन किया अपने पड़ोसी को, ए और पड़ोसी के बीच में बहुत बुरे संबंध थे, ए एंड दे वर हैविंग वेरी हॉस्टाइल रिलेशनशिप। तो ए जो थोड़ी क्रिमिनल प्रवृत्ति का, थोड़े क्रिमिनल नेचर का व्यक्ति था, ए ने बी को कॉल किया। ए ने बी को कॉल करके कहा कि देखिए मैं जानता हूं आपका बेटा जो है वो सुबह इस व्हीकल से स्कूल जाता है और इस व्हीकल से शाम को वापस आता है, मुझे पूरी जानकारी है कि वो किस रूट से स्कूल जाता है और किस रूट से वापस आता है। अगर आपने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं किसी दिन आपके बेटे को रास्ते से ही किडनैप कर लूंगा। अब इस केस के अंदर ए ने बी को डराया कि अगर वो अपने बेटे की सुरक्षा चाहता है तो वह उसे 10 लाख रुपए
अभी के अभी जमा करा दे। नाउ दिस इज एन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन, क्योंकि ए ने बी को डराया, ए ने बी को डर में डाला और उस डर के आधार पर बी ने ए को 10 लाख रुपए दिए। दिस इज एन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन, इसको वसूली कहते हैं। अब आप मूवीज में देखते होंगे कि जो गैंगस्टर होता है, गैंगस्टर जो लोगों से पैसा वसूल करता है, जिसको वो हफ्ता कहता है। अब मुझे समझ नहीं आती है, एक बहुत अच्छी मूवी देखी थी हमने, आपने भी देखी होगी, वेलकम। तो वेलकम के अंदर जो मजनू भाई साहब होते हैं, अनिल कपूर, तो मजनू भाई साहब फोन करके परेश रावल का जो कैरेक्टर होता है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन द मूवी, एंड ही डिमांड्स मनी, ही सेज कि ऐसा करो जल्दी मुझे 4 करोड़ रुपए दो। तो परेश रावल को लगता है कि वो मजाक कर रहा है और परेश रावल जो उसकी बहुत बेइज्जती करता है कॉल के ऊपर। और बाद में फिर जब मजनू भाई जो सब गैंगस्टर होते हैं, ही कम्स एंड ही थ्रेटन्स परेश रावल कि अब तुझे पैसे देने पड़ेंगे, तूने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी बात को हल्के में लिया, अब तुझे पैसे देने होंगे। देन मजनू भाई सेज कि 5 करोड़ रुपए चाहिए, किस बात के? ही सेज हफ्ता। कहता है 5 करोड़ रुपए का हफ्ता, तो आपका महीना कितने का होता होगा? अगर आपका हफ्ता 5 करोड़ का है तो आपका महीना कितने का होता होगा? सो आपने मूवीज के अंदर देखा होगा कि गैंगस्टर्स जो है वो दूसरे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं कि हमें इतना पैसा दीजिए, अदरवाइज वी विल हार्म यू, वी विल कॉज इंजरी टू यू, राइट? सो जनरली एक्सटॉर्शन के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डराता है और उसको डराने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि वो चाहता है कि दूसरा व्यक्ति डर कर उसको पैसे दे। दिस इज ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। लेकिन प्रश्न ये आता है कि सपोज ए ने बी को डराया, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, ए ने बी को डराया, ए ने बी को कॉल किया कि मैं तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लूंगा, मुझे 10 लाख रुपए दो। बी ने कॉल सुनी, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने अपने बेटे को उसके ननिहाल भेज दिया, उसकी नानी के पास भेज दिया। अब इस केस के अंदर क्या ए द्वारा कोई ऑफेंस किया गया? क्योंकि इस केस के अंदर बी ने ए को पैसे तो दिए नहीं, हालांकि ए ने बी को डराया लेकिन बी ने ए को पैसा नहीं दिया। तो यही इसी प्रकार यही इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी ट्रेडर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। देखते हैं, देखिए फैक्ट्स मैंने आपको बताई दिए। तो कंप्लेनेंट इज द प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म मिसेस बालाजी ट्रेडर्स कैरिंग आउट अ बिजनेस ऑफ बीटल लीव नट लीव्स। द अक्यूज्ड allegedly started a business under the same name. देखिए, एक ही मयान, दो तलवारें, एक ही मार्केट, दो कॉम्पिटिटर्स। One day, when the complainant was heading towards his house, the accused, along with 3 unknown persons carrying rifles in their hands, stopped and threatened him to close down his business of betel nut. They further threatened that he could carry out the business only if he would pay 5 lakh rupees per month to the accused person. On the complainant's refusal, the accused person not only beat him but also tried to kidnap him or also tried to abduct him. इसमें kidnap शब्द गलत है, abduct him. किडनैपिंग हमेशा बच्चों की होती है, 18 साल से कम उम्र के इंसानों की होती है। कंप्लेनेंट यहां पर मेजर था। अब देखिए, इस केस के अंदर ट्रायल कोर्ट ने एविडेंसेस देखे और अक्यूज्ड के खिलाफ समन्स जारी किए। अक्यूज्ड ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस के अंदर अक्यूज द्वारा कंप्लेनेंट को डराया तो गया, लेकिन कंप्लेनेंट ने इस डर के तहत अक्यूज को कोई पैसे नहीं दिए। तो हाई कोर्ट सेड कि द इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन हैव नॉट बीन मेट आउट, इसलिए इस केस के अंदर अक्यूज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बीएनएस या आईपीसी के अंदर लॉ की। सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन ऑफ आईपीसी और बीएनएस के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 308, सेक्शन 308। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, whoever intentionally puts any person in fear, मैं आपको सरल तरीके से पहले ही बता चुका हूं, अब टेक्निकल देखिए। whosoever intentionally puts any person in the fear of any injury to that person or to any other, तो कोई व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को डराता है, whoever puts any person in the fear of injury to that person or any other person, right? तो जब कोई दूसरे व्यक्ति को डराता है and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or any valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security. जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डराता है, to when a person threaten or put another person in fear of injury, इंजरी किसी प्रकार की हो सकती है। आईपीसी के अंदर इंजरी होती है बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी की। बॉडी की इंजरी मतलब किसी को फिजिकली हर्ट किया जाए, माइंड की इंजरी मतलब किसी को फिजिकली हरास किया जाए, मेंटल क्रुएल्टी फॉर एग्जांपल,
रेपुटेशन की इंजरी होती है कि किसी के खिलाफ मानहानि की जाए, और प्रॉपर्टी की इंजरी होती है कि फॉर एग्जांपल किसी का सामान चोरी कर लेना, किसी के सामान को डिस्ट्रॉय कर देना, मिसचीफ कर देना, दैट इज कॉल्ड एज इंजरी टू प्रॉपर्टी। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डराता है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डरा रहा है कि अगर तूने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, एंड बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू हिज बॉडी he induces that person to pay a certain amount of money, right? और जब पैसा दिया जाता है, it commits the offense of extortion। सेक्शन 385 देखिए, सेक्शन 385 कहता है पुटिंग पर्सन इन द फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अब ध्यान से देखिए, एक्सटॉर्शन है किसी दूसरे व्यक्ति को डराना, धमकाना, और उस डर के आधार पर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को पैसा, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी दे। सेक्शन 385 कहता है पुटिंग द पर्सन इन फियर, मतलब दो स्टेप्स के अंदर, 2 इंग्रेडिएंट्स के अंदर से पहला इंग्रेडिएंट, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डराता है, धमकाता है, सो दैट अदर पर्सन शैल गिव एनी प्रॉपर्टी और डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, तो डराने का और धमकाने का जो कार्य है वो अपने आप में ही एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 385। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि ए ने बी को डराया कि अगर वो उसको पैसा नहीं देगा 10 लाख तो ए बी के बेटे को किडनैप कर लेगा। तो यहां पर ए ने बी को डराया कि ही विल किडनैप हिज सन इफ ही डज नॉट पे 10 लाख रुपीस टू ए। अब इस केस के अंदर जो इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, राइट? तो एक्सटॉर्शन अपने आप में एक अलग ऑफेंस है और पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी अलग ऑफेंस है, ये दोनों अलग अलग ऑफेंस है। तो इस केस के अंदर जब ए ने बी को धमकाया और बी को बोला कि उसके बेटे को किडनैप कर लेगा अगर बी ए को पैसे ना दे, लेकिन बी ने ए को पैसे नहीं दिए, इस केस के अंदर ए द्वारा सेक्शन 385 का ऑफेंस ऑलरेडी किया जा चुका है। डज नॉट मैटर वेदर बी पेज मनी टू ए और नॉट। देखिए, इसी प्रकार से पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए उस व्यक्ति को इस प्रकार से डराता है, इस प्रकार से डराता है कि उस व्यक्ति को उसके जान का खतरा महसूस होता है या फिर ग्रीवियस हर्ट का खतरा महसूस होता है। मतलब एक इंसान फॉर एग्जांपल ए अगर बी को इस प्रकार से डरा रहा है कि अगर बी ने अगर पैसा नहीं दिया तो वो बी को मार देगा, मर्डर कर देगा, या फिर बी को इतनी गंभीर चोट पहुंचाएगा जिसको हम आईपीसी में ग्रीवियस हर्ट कहते हैं, तो यह ऑफेंस अपने आप में अलग ऑफेंस है। दिस इज एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ सेक्शन 385। सेक्शन 385 के अंदर क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डरा रहा है और डराने का उद्देश्य है कि वो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को पैसे दे, लेकिन इस केस के अंदर डर का जो लेवल है वो ज्यादा है क्योंकि यहां पर डराया जा रहा है विद द फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो ये अपने आप में एक एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस है। और तो अगर ए बी को या अगर हम फैक्ट्स पर जाएं तो इस केस के अंदर जो अक्यूज है, अक्यूज और अक्यूज के सहभागियों ने, उसके अकम्प्लिसेस ने यहां पर कंप्लेनेंट को डराया। उन्होंने कहा था कि वी विल आपका बिजनेस ही चलने देंगे या हम आपको बहुत बुरी तरह से पीटेंगे, नहीं तो आप हमें 5 लाख रुपए दीजिए। तो इस केस के अंदर अक्यूज ने ऑलरेडी सेक्शन 387 का ऑफेंस कर दिया। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अक्यूज को कंप्लेनेंट ने डर कर पैसे दिए या नहीं दिए। देखिए, अब इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी? द कोर्ट सेड दैट द पीनल स्टैट्यूट्स मस्ट बी गिवन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। अब यहां पर कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक प्रिंसिपल अप्लाई किया। कोर्ट सेड कि जितने भी पीनल स्टैट्यूट्स होते हैं, मतलब ऐसे स्टैट्यूट्स, ऐसे कानून जिनके अंदर किसी ऑफेंस को डिफाइन किया जाता है और उस ऑफेंस की सजा मेंशन की जाती है। तो कोर्ट सेड कि पीनल ऑफेंसेस जो हैं, ये पीनल स्टैट्यूट्स, उनको हमेशा स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब है जिस प्रकार से उनको लिखा गया है उसी प्रकार से ही इंटरप्रेट करना, मतलब उनको एक्सपेंसिवली इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिकल 21 की बात करूं तो आर्टिकल 21 को कोर्ट ने एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन दी है। जितना आर्टिकल 21 में लिखा गया है उससे 200 गुना ज्यादा कोर्ट ने उसको एक्सपेंड करके इंटरप्रेट किया।
राइट, इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन। लेकिन जो पीनल स्टैट्यूट्स होते हैं उनको हमेशा स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है। और कोर्ट सेड कि अगर लेजिस्लेचर दो अलग अलग ऑफेंसेस इनेक्ट कर रहा है, ये लॉ के अंदर दो अलग अलग ऑफेंसेस मेंशन कर रहा है, तो एक ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स दूसरे ऑफेंस में नहीं डाले जा सकते। अब इस केस में हाई कोर्ट ने क्या काम किया, देखिए एक्सटॉर्शन के अंदर दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। पहला, एक आदमी दूसरे आदमी को डराए धमकाए इस इंटेंशन से कि जिस व्यक्ति को डराया और धमकाया जा रहा है वो कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे, और जिस व्यक्ति को डराया धमकाया गया उसने असल में प्रॉपर्टी डिलीवर कर भी दी, पैसा दे भी दिया। तो ये ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन हो गया सेक्शन 383 के अंदर। यहां पर दो चीजें चाहिए होती थी, ठीक है, डराना और डर के आधार पर पैसे लेना। लेकिन सेक्शन 385 और 387 दे ओनली टॉक अबाउट पुटिंग अ पर्सन इन फियर, कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को डराया धमकाया इस आधार पर कि दूसरा व्यक्ति उसको पैसे दे। यहां पर ऑफेंस खत्म हो गया। यह जरूरी ही नहीं है कि जिस व्यक्ति को डराया गया धमकाया गया वो पैसा असल में डिलीवर करे। सो इन दैट केस सेक्शन 387 एंड 385 दे आर डिफरेंट, सेक्शन 383 इज डिफरेंट। तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि जब लेजिस्लेचर ने दो अलग प्रकार के ऑफेंस बनाए हैं तो कोर्ट्स जो है वो एक ऑफेंस के इंग्रेडिएंट दूसरे ऑफेंस के अंदर नहीं डाल सकते। जैसे कोर्ट ने यहां पर क्या किया, हाई कोर्ट ने सेक्शन 383 के इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाल दिए सेक्शन 387 और 385 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दिस इज अ वेरी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 387। देखिए, कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द एक्चुअल कमीशन ऑफ एक्सटॉर्शन एंड द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ पर्सन इन फियर फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन। कोर्ट ने कहा कि एक डिफरेंस है, असल में एक्सटॉर्शन करना, पैसा लेना, और दूसरा किसी और व्यक्ति को अंडर द फियर या किसी व्यक्ति को डर में या फियर में डालना। जो द कोर्ट सेड सेक्शन 383 डील विद एक्चुअल कमीशन ऑफ एक्सटॉर्शन, वेयर एज सेक्शन 385, 387 एंड 389 punish acts committed for the purpose of extortion, even though extortion may not be complete and property not delivered. तो कोर्ट ने ये बात बोली कि सेक्शन 387 और 385 वो इस बात पे डील करते हैं, वो इस ऑफेंस से डील करते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को डराया, बस जब उसने डराने का काम खत्म किया उसके द्वारा ऑफेंस कर दिया गया। अब ये मटेरियल नहीं है, जरूरी नहीं है कि जिसको डराया गया है वो डर के कारण प्रॉपर्टी भी डिलीवर करे। कोर्ट सेड सेक्शन 387 ऑफ ऑफेंस ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर द स्टेज प्रायर टू कमिशन ऑफ एक्सटॉर्शन। तो इसलिए कोर्ट सेड कि इस केस के अंदर अक्यूज ने कंप्लेनेंट को डराया और उसको जान का और ग्रीवियस हर्ट का डर दिखाया। अब जैसे ही अक्यूज ने कंप्लेनेंट को जान का और ग्रीवियस हर्ट का डर दिखाया वैसे ही उसने सेक्शन 387 के अंदर ऑफेंस कर दिया। अब कंप्लेनेंट ने अक्यूज को डर कर पैसे दिए नहीं दिए फर्क नहीं पड़ता, ही हैज ऑलरेडी कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 387 and he is liable to be punished. So this is how Supreme Court interpreted section 383, 385, 387 of the IPC। और ये तीनों सेक्शन जो है वो क्लब करके अब सेक्शन 308 BNS के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर डाल दिए गए हैं। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको एक्सटॉर्शन और पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ any kind of injury for the purpose of committing extortion में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। We'll wind up the video for today and we'll meet in the next video with a new topic. So for then I wish you all the very best for your examination। और स्टूडेंट्स अभी हाल फिलहाल में प्रीलिम्स के रिजल्ट आए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किए और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेहनत के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर, डिसर्टन नहीं होना, किसी प्रकार से दिल छोटा नहीं करना, राइट, फेलियर इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। सो प्लीज स्टे कंसिस्टेंट। आपके पास 1 वर्ष है, इस 1 वर्ष के अंदर रिलैक्स भी नहीं होना, कंसिस्टेंट रहो, मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल और स्केड्यूल को फॉलो करो, कुछ ज्यादा नहीं करना, मेक अ प्रैक्टिकल स्केड्यूल एंड फॉलो द स्केड्यूल, दैट्स इट। सो that's all for today, we'll meet in the next video।
Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.